Hi all. Welcome to my channel. Disclaimer. I am not registered with SEBI and there is no trading and investment advice for you. Consult your financial advisor for any investment and trading. Like, share and subscribe RS Trading. Hi all. Welcome to Hello friends, welcome to my channel. This is Raghav. Today we will discuss a very hot topic, support and resistance. जैसा कि आप सबको पता है कि प्राइस कभी भी एक सीधे डायरेक्शन में नहीं जाती, वो जिगजैग होके जाती है। तो जब प्राइस बॉटम से अप की ओर जाती है तो कहीं ना कहीं वो एक रुकावट फेस करती है, जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। और हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि वो एक सप्लाई जोन है जहाँ से सेलर अपना पोजीशन बिल्ड करना शुरू कर देते हैं। तो प्राइस जब भी नीचे से ऊपर जाती है तो एक कुछ टाइम के बाद, कुछ वैल्यू के बाद वो एक रुकावट फेस करती है, जिसे हम रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं। वहीं दूसरी ओर जब प्राइस जब डाउनवर्ड में जाती है तो वो नीचे जाके कहीं पर एक डिमांड जोन आता है जहाँ पर बायर उसको बाई करता है, तो प्राइस उसके नीचे नहीं जा पाता, उसको हम बोलते हैं सपोर्ट। चलिए आप चार्ट में समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए एक चार्ट है। ये चार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो जब प्राइस आ रहा था नीचे डाउन में आ रहा था, तो एक यहाँ पर रुक गया और यहाँ से बाइंग प्रेशर आया और प्राइस को ऊपर लेके चला गया। तो ये जो हुआ एक सपोर्ट की तरह काम किया, तो ये यहाँ पर एक मार्क कर देंगे। पर नेक्स्ट टाइम जब आएगा, प्राइस आ रहा था तो इस सपोर्ट को देख रहे काफ़ी हैवी वॉल्यूम के साथ उसने ब्रेक किया। इसका मतलब यहाँ पर सेल कॉल इनिशिएट की जा सकती है। जैसे ही इसको ब्रेक करेगा, हम यहाँ पर अपनी सेल कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। तो जो प्राइस को फिर ये नीचे ले गया, फिर यहाँ पर प्राइस थोड़ा हॉल्ट किया, मतलब एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। बट इसको फिर अगेन इसने वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया, फिर एट लास्ट यहाँ पर आकर प्राइस हॉल्ट किया और वापस से ऊपर की जर्नी स्टार्ट किया। तो जब भी प्राइस ऊपर से नीचे आता है और तो हम एक कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, ना प्राइस ऊपर से नीचे कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता, ना तो नीचे से ऊपर, वो हमेशा जिगजैग होके जाता है। तो जिगजैग जैसे देख रहे हैं प्राइस, ये देखिए जिगजैग कर रहा है, मतलब सीधे लाइन पे नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन पे। तो यहाँ पर जो उसने रेजिस्टेंस फेस किया हुआ है, उसके बाद अगेन ये डाउन आ गया। तो ये चलिए अब इसको एक समझने की कोशिश करते हैं। ये रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये एक साइडवे मार्केट का चार्ट है, जिसमें देख रहे हैं कि प्राइस कंटिन्यूस अप एंड डाउन जिगजैग हो रहा है। तो यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा, फिर वापस आया, फिर यहाँ पर वापस सेलर एक्टिव हो गया, फिर यहाँ पर बाई आ गया, फिर ऐसे कंटिन्यूस जा रहा है। तो सपोर्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक सिंपल सा उसका डेफिनेशन है, अ सपोर्ट इज़ हॉरिजॉन्टल फ्लोर वेयर इंटरेस्टिंग बाइंग अ कमोडिटी is strong enough to overcome the pressure to sell. Support level is the price level at which sufficient demand exists to at least temporarily halt a downtrend movement in a price. इसका मतलब ये है कि प्राइस कभी भी आता है ऊपर से नीचे तो एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर हो गया ये, तो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, जहाँ पर बायर प्राइस को नीचे जाने नहीं देते, वो बाइंग करके सेलर को एग्जॉस्ट कर देते हैं और प्राइस को ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो सपोर्ट जब भी, जहाँ भी सपोर्ट का आता है, वहाँ पर एक डिमांड जोन क्रिएट होता है जो बायर के फेवर में होता है। तो देख रहे हैं ये सपोर्ट लाइन है, यहाँ पर प्राइस उसको नीचे जाने नहीं दिया। रेजिस्टेंस,
A resistance is horizontal ceiling where the pressure to sell is greater than the pressure to buy. Thus, a resistance level is price at which sufficient supply exists to at least temporarily halt an upward move moment. मीन्स रेजिस्टेंस एक हॉरिजॉन्टल सीलिंग है जहाँ पर प्राइस आके रुक जाता है और उसको ऊपर जाने नहीं देता। तो यहाँ पर एक सेलर एक्टिव रहते हैं जो अपनी पोजीशन बिल्डअप करते रहते हैं। यहाँ पर सप्लाई जोन, ये एक तरीके का एक सप्लाई जोन होता है। तो इससे पता चल जाता है कि प्राइस अब इसके ऊपर नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम अपनी सेल कॉल इनिशिएट कर सकते हैं अगर हमें लेना हो। तो ये एक हॉरिजॉन्टल सीलिंग एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। ये चलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक ब्रॉडर वे में टाटा स्टील के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। ये टाटा स्टील का चार्ट फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि टाटा स्टील एक अपवर्ड मूवमेंट में था और रेजिस्टेंस सपोर्ट बनाते हुए ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे की रैली स्टार्ट किया। तो जब टाटा स्टील यहाँ से अप मूव में था, यहाँ वापस री आया, तो ये एक सपोर्ट की तरह काम किया। तो एक मार्क होता है जो फ्यूचर में हमें एक रेफरेंस पॉइंट देगा। जब प्राइस ऊपर से नीचे आ रही होगी तो हमें पता रहेगा कि यहाँ कहीं से एक डिमांड जोन क्रिएट हो सकती है। फिर यहाँ रेजिस्टेंस फेस करके फिर टाटा स्टील अगेन यहाँ सपोर्ट लेके वापस रैली स्टार्ट किया। तो देख रहे हैं काफ़ी हैवी वॉल्यूम के साथ इसने इसको ब्रेक किया। तो यहाँ से हमारी एक सेल कॉल इनिशिएट हो सकती है जहाँ हमारा स्टॉप लॉस बहुत स्मॉल रहेगा कि ये इसका जो कैंडल है उसका बॉटम पॉइंट, अगर इसके नीचे प्राइस जाता है तो ऐसे, अदरवाइज अपवर्ड की हम कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। तो जो रेजिस्टेंस है इसको टाटा स्टील ने डिसाइसिवली ब्रेक किया और ये ऊपर की जर्नी स्टार्ट किया। फिर टाटा स्टील अप्रॉक्सीमेटली 1600 तक हो गया। फिर जब वापस आया, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेक हुआ था, फिर रैली स्टार्ट हुई, यहाँ पर सपोर्ट लगे, फिर ये अगेन रैली स्टार्ट किया था। तो ये एक सपोर्ट की तरह काम किया था। ठीक है। तो जब प्राइस नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे तोड़ा। तो प्राइस जब नीचे तोड़ा तो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था ये वाला, वहाँ पर ये अगेन सपोर्ट की तरह काम किया। जो ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। जो आपका जो प्रीवियस सपोर्ट था वो अब रेजिस्टेंस की तरह काम किया। ये वाला जो प्रीवियस सपोर्ट था, जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही थी, तो ये एक रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए। मतलब ये सेलर नहीं चाहते थे कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाए और उन्होंने अपनी पोजीशन यहाँ बिल्डअप करके डिस्ट्रीब्यूशन किया और यहाँ से प्राइस नीचे गई। जब प्राइस नीचे गई तो ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, यहाँ पर भी प्राइस चूँकि ऑलरेडी एक बार टेस्ट कर चुका था, तो दूसरी बार जब आई तो इसको डिसाइसिवली ब्रेक करके प्राइस वापस नीचे चली गई। लेकिन जब प्राइस नीचे आ रहा था तो देख रहे हैं ये प्रीवियस जो सपोर्ट जोन था, यहीं पर वापस इसने प्राइस ने सपोर्ट लिया और ऊपर की जर्नी स्टार्ट की। तो चार्ट में ये अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखेंगे तो हमारे लिए ट्रेड लेना इजी होता है। इससे हमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि प्राइस कहाँ पर हॉल्ट कर सकता है और कहाँ पर उसको ब्रेक कर सकता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जितने बार हिट करते हैं उतना वो वीक होता जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ से जब प्राइस नीचे आया तो फर्स्ट टाइम में बाउंस हुआ। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बाउंस हो जाए, वो फर्स्ट टाइम में ब्रेक भी हो सकता है और डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन पे। लेकिन यहाँ पर होल्ड किया, तो जब दूसरी बार आ रहा था तो ऑलरेडी जो एक बार टेस्ट कर चुका था, तो इस बार उसने उसको ब्रेक कर दिया। तो कभी भी जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस मल्टीपल टाइम हिट होते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है ब्रेक होने की नेक्स्ट मूव में। तो ये हमेशा माइंड में रखना चाहिए। तो ये जो था हमारा जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट की तरह काम किया। तो कभी भी मार्केट में पोजीशन हमारी हमेशा मतलब बिल्ड करने के लिए या पोजीशन स्क्वायर अप करने के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काफ़ी सहायक होता है। क्योंकि अगर सपोज मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशन, ये सपोर्ट था, यहाँ मैंने अपनी पोजीशन बनाई, तो मेरी यहाँ पर एक एसएल होगा। इसके बाद मैं अपनी पोजीशन लेके छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं वेट करूँगा कि मेरा
रिस्क रिवॉर्ड कितना है उसके बेस पे मैं अपनी पोजीशन, पता नहीं होता कि मार्केट एक सीधे लाइन में भी जाएगी या हो सकता है इसको तोड़ भी दे, तो हमेशा अपने रिस्क रिवॉर्ड पर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना चाहिए। तो ये था सिंपल भाषा में, अगर हम देखा जाए सपोर्ट रेजिस्टेंस जहाँ बहुत सारी कैंडलें दिखती है, अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है तो प्रोबेबिलिटी ये होती है कि यहाँ पर एक बार हॉल्ट कर सकता है। तो वहाँ पर हमें प्राइस एक्शन को एक बार देखना होता है, यहाँ प्राइस वहाँ पर कैसा रिएक्ट कर रहा है, उसके बेस पे फिर हम अपनी पोजीशन बिल्डअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, होप सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा सिंपल लैंग्वेज में। आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।